हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। मेंस करंट अफेयर्स के इस सेशन में आज हम बात करेंगे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अभी रिसेंटली 23 अगस्त को जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने इसको अनाउंस किया, इसको अनवील किया। ये क्या प्रोजेक्ट है? इट इज अ सेंटर 4-year इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम टू रेज 6 ट्रिलियन रुपीज, मतलब कि 6 लाख करोड़ रुपए सरकार रेस करेगी थ्रू दिस प्रोजेक्ट जिसका नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। और इसका टाइमलाइन क्या है? इसकी टाइमलाइन है 4 years, दैट इज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक। अब ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में डिटेल से समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज एसेट मोनेटाइजेशन? तो एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है कि सरकार की जो एसेट्स हैं ऑलरेडी, उन एसेट्स को मोनेटाइज करना है, मतलब उन एसेट से पैसा कमाना है, रिवेन्यू जनरेट करने हैं, न्यू सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू हमें जनरेट करने हैं। तो वो एसेट को मोनेटाइज कैसे किया जाएगा? थ्रू अनलॉकिंग देयर वैल्यू। और वो वैल्यू कैसे अनलॉक होगी? कोई अंडर यूटिलाइज्ड या फिर अनयूटिलाइज्ड एसेट है तो उसको लीज पर दे करके, उसको सेल आउट कर करके हम उसकी क्या करेंगे? वैल्यू को अनलॉक करेंगे। तो यहां कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उनको समझ लेते हैं। न्यू सोर्स ऑफ रिवेन्यू जनरेट तो समझ गए हम कि उसको मोनेटाइज करने का मतलब क्या है कि नए सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू जनरेट करने हैं सरकार के लिए। कैसे करेंगे? बाय अनलॉकिंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अनयूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड पब्लिक एसेट्स। पब्लिक एसेट्स का मतलब क्या है? जो एसेट्स सरकार ओन करती है या कोई गवर्नमेंट बॉडी ओन करती है, पीएसयू है, कोई डिपार्टमेंट है सरकार का, जो भी ओनरशिप सरकार के हाथ में है, उन एसेट्स को कहते हैं हम पब्लिक एसेट्स। ये अनयूटिलाइज्ड या फिर अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स कौन से हैं? अनयूटिलाइज्ड या अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स का मतलब है कि जो उनकी मैक्सिमम पोटेंशियल थी अर्न करने की, वो उतना अर्न नहीं कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, कोई बंदा है, वो पालमपुर का रहने वाला है, वो पालमपुर में ही रहता है, बट उसने एक प्रॉपर्टी जो है वो ले रखी है दिल्ली में। उसकी एक प्रॉपर्टी है वसंत कुंज में, उसकी जो आज वैल्यू है वो मान लीजिए 2 करोड़ की है, और अगर उसको रेंट पर वो देता है तो आज उसको 50,000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे। बट उसने क्या किया हुआ है? उसने ना तो घर रेंट पे दिया है, ना ही उसको सेल आउट किया है। तो उसकी जो पोटेंशियल थी कि वो 50,000 रुपीज पर मंथ उसको अर्निंग दे सकता था, बट वो नहीं दे रहा है क्योंकि उसने उसको रेंट पर नहीं दिया हुआ है। तो वो उसके लिए एसेट कैसा हो गया? उसके लिए अंडर यूटिलाइज्ड या फिर अनयूटिलाइज्ड एसेट हो गया। जो मैक्सिमम पोटेंशियल थी अर्निंग की, उससे उतना पैसा नहीं आ रहा है। तो ये एसेट क्या कहेंगे हम उसके लिए? अंडर यूटिलाइज्ड या फिर अनयूटिलाइज्ड एसेट। इसी तरह सरकार के पास भी बहुत सारे ऐसे एसेट्स हैं जो आज के टाइम पर क्या है, या तो अनयूटिलाइज्ड पड़े हुए हैं या अंडर यूटिलाइज्ड है। जैसे सरकार की रेलवे लाइन जो होती है, उसके आसपास बहुत सारी जमीनें होती हैं, दोनों साइड वो सरकार के पास होती है, सरकारी जमीनें होती हैं। तो अभी वो खाली पड़ी हुई है। अगर सरकार उनको लीज पर दे दे या उनको सेल आउट कर दे या किसी को रेंट पर दे दे कि आप यहां वेयर हाउस बना सकते हैं, या लंबे टाइम के लिए लीज पर दे दे वन टाइम पेमेंट लेकर के, तो सरकार के पास क्या होगा? सरकार के पास रिवेन्यू जनरेट होगा। जो पोटेंशियल है उस एसेट का, उससे सरकार अर्निंग करेगी, उससे रिवेन्यू सरकार के पास आएगा। तो यही है एसेट मोनेटाइजेशन, कि जो आपके एसेट्स बेकार पड़े हुए हैं या अंडर यूटिलाइज्ड है, उनसे अर्निंग कैसे की जाए, उनसे कैसे इनकम ली जाए। तो वो प्रोग्राम, उस चीज को हम कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट को, वो है एसेट मोनेटाइजेशन। एसेट मोनेटाइजेशन में क्या क्या हो सकता है? इट कैन इंक्लूड सेलिंग ऑफ लैंड, कि अपने स्ट्रक्चर को, अपने जो भी एसेट्स है सरकार उनको आउटराइटली क्या कर दे? सेल आउट ही कर दे, कि बेच ही दे। या फिर सरकार के पास जो एसेट्स है उनको सरकार लीज पर दे सकती है लंबे टाइम के लिए, कि मान ले 100 ईयर्स के लिए लीज पर दे दिया और वन टाइम पेमेंट किसी से ले लिया। या रेंट पर भी दे सकती है पर मंथ बेसिस पर, या पीपीपी मॉडल में दे सकती है फॉर एनुअल पेमेंट्स। जैसे लखनऊ, अहमदाबाद, मुंबई, ये सारे क्या किए? ये जो एयरपोर्ट्स थे इन शहरों के, उनको पीपीपी मॉडल पर
बनाया गया है, उनका जो मेंटेनेंस है, जो ऑपरेशन है, वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, और उनसे जो इनकम आती है वो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों के डिवाइड हो जाती है, जो भी उनका एग्रीमेंट पहले हुआ होगा। एसेट मोनेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में कुछ डिफरेंस है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि सरकार जब अपनी ओनरशिप बेचती है पब्लिक एसेट से, मान लीजिए एयर इंडिया में क्या किया सरकार ने, उसको सेल आउट कर दिया है, तो ये क्या है, 100% डिसइन्वेस्टमेंट है। या कोई मान लीजिए सरकारी कंपनी जैसे एचपीसीएल है, मान लीजिए एचपीसीएल में सरकार की अभी 100% ओनरशिप है, तो अगर 20% ओनरशिप को, 20% जो शेयर है एचपीसीएल की, अगर सरकार बेच देती है तो दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। एसेट मोनेटाइजेशन में किसी भी एसेट को बेचा नहीं जा रहा है, इट इज ओनली बीइंग मोनेटाइज्ड, कि कैसे उससे इनकम अर्न करी जाए। तो डिसइन्वेस्टमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन में यह डिफरेंस है कि डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार अपनी ओनरशिप को बेचती है, एसेट मोनेटाइजेशन में सरकार जनरली बेचती नहीं है, बल्कि क्या करती है, उसको लीज पर देती है, उसको रेंट पर देती है, या कोई और तरीका अपनाती है कि कैसे उस एसेट से इनकम जनरेट की जा सके। तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन डिसइन्वेस्टमेंट एंड एसेट मोनेटाइजेशन। अब आते हैं कि जो हमारा मेन मुद्दा है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो ये सबसे पहले मैं बता ही चुका हूं कि आपको 6 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसकी टाइमलाइन क्या है, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से लेकर के 2024-25 तक। तो गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज करना है, उनसे इनकम अर्न करनी है। तो वो कैसे होगी, गवर्नमेंट जो है इनवाइट करेगी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को टू कम इन एंड मोनेटाइज ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है, वो एसेट जो कि ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं बट अभी या तो आइडल पड़े हुए हैं या उनकी 100% यूटिलाइजेशन नहीं होता है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जहां अभी तक कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हुए हैं, बिल्कुल बैरन लैंड पड़ी हुई है, अभी नया कोई प्रोजेक्ट आएगा, वहां पर फिर जो एसेट्स क्रिएट होंगे वो ग्रीनफील्ड। ग्रीनफील्ड का मतलब क्या है कि अभी वहां सिर्फ मैदान है, अभी बिल्कुल ग्राउंड है, अभी वहां पर कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हुए, अभी वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हुआ। ब्राउनफील्ड का मतलब क्या है कि ऑलरेडी कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऑलरेडी कुछ एसेट्स क्रिएट हो चुके हैं बट उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। ग्रीनफील्ड का मतलब है कि अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी नया एसेट जनरेट करने की जरूरत है। कि मान लीजिए सरकार अभी जेवर एयरपोर्ट बना रही है नोएडा में, तो जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो अभी जेवर एयरपोर्ट बना नहीं है, ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, वहां पे पहले से कोई प्रोजेक्ट नहीं बना है, वहां पहले से कोई एयर स्ट्रिप नहीं थी, कोई एयरपोर्ट नहीं था, अभी क्या है, वहां सिर्फ खेत है, अभी सिर्फ लैंड पड़ी हुई है, तो सरकार लैंड एक्विजिशन कर रही है, फिर वहां पर एयरपोर्ट बनाएगी, एयर स्ट्रिप बनाएगी। तो जेवर एयरपोर्ट कैसा हुआ, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हुआ। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि मान लीजिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली का, तो वहां पर अगर कुछ और सरकार एडिशनल स्ट्रक्चर जनरेट करेगी तो वो कैसा होगा, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। क्योंकि जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो तो पहले से बना हुआ है, उसमें कुछ सरकार एडिशन करती है तो दैट विल बी ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। तो ये हमने जाना कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है क्या। अब इसके पाइपलाइन से क्या समझते हैं या इसके फीचर्स क्या हैं उसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला जो फीचर है वो ये है कि सरकार लीज आउट कर रही है, इट इज लीजिंग आउट ऑफ एसेट्स एंड नॉट सेल। सरकार बेच नहीं रही है कुछ, सरकार सिर्फ मोनेटाइज कर रही है, पैसा कमाना चाह रही है जो उसके एसेट्स हैं। तो ये क्या है, एक ऑल्टरनेटिव दिया है कि आप सेल ना करके आप बेच नहीं सकते हैं, आप क्या करेंगे, आप उनको मोनेटाइज करेंगे। तो एक ऑल्टरनेटिव है कि जो कहते हैं ना कि सरकार ने ये बेच दिया वो बेच दिया कमाई करने के चक्कर में, तो उस इनकम को कैसे अर्न किया जा सकता है, थ्रू मोनेटाइजेशन रादर देन आउटराइट सेलिंग ऑफ योर एसेट्स। फाइनेंस फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, अब सरकार इसमें किस प्रोजेक्ट्स को मोनेटाइज कर रही है, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स को। तो इन ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स की मोनेटाइजेशन से जो भी पैसा सरकार के पास आएगा, सरकार उससे क्या कर सकती है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती है, यानी कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सकती है। अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स, ऐसा नहीं है कि हर पब्लिक एसेट को मोनेटाइज किया जा रहा है, ओनली दोज एसेट्स
विच आर अंडर यूटिलाइज्ड और अनयूटिलाइज्ड। सिर्फ उन्हीं को मोनेटाइज सरकार कर रही है। ऐसा नहीं है कि जो भी पब्लिक एसेट सरकार के पास है हर किसी को वो मोनेटाइज करने जा रही है, बल्कि सिर्फ अंडर यूटिलाइज्ड या अनयूटिलाइज्ड जो एसेट्स हैं सिर्फ उन्हीं को मोनेटाइज किया जा रहा है। यहां पर ऑपरेशनल रिस्क किसका होगा? उस एसेट को ऑपरेट करने में वो प्राइवेट सेक्टर का होगा। और ओनरशिप किसकी होगी? ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, क्योंकि सरकार बेच नहीं रही है। तो जो उसका ऑपरेशनल रिस्क है, उस एसेट्स को ऑपरेट करने का रिस्क है, वो किसका होगा? वो प्राइवेट सेक्टर का होगा। क्योंकि सपोज कीजिए कि एक हाईवे है, सरकार ने वो हाईवे बना दिया है, NHAI ने एक हाईवे बना दिया है, बट हाईवे बनाने के बाद टोल कलेक्शन करना है, उसका ऑपरेशन करना है, कि रोड को ठीक ठाक मेंटेन करना है, तो ये सब काम सरकार क्या करेगी? PPP मॉडल के थ्रू किसी प्राइवेट सेक्टर को दे देगी। तो उसके बाद कितना टोल कलेक्शन का जो जिम्मा है, उसके मेंटेनेंस का जो जिम्मा है, वो सब कौन करेगा? वो सब प्राइवेट सेक्टर करेगा। तो उसमें जो भी रिस्क इन्वॉल्व है वो प्राइवेट सेक्टर के होंगे, लेकिन ओनरशिप उस हाईवे की गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। तो इस तरह से सरकार के पास रेवेन्यू भी अर्न होगा। जब वो PPP मॉडल में जाएंगे, जब उस हाईवे को लीज पर दे देंगे, मान लीजिए 100 ईयर्स के लिए, कि प्राइवेट सेक्टर जो है टोल कलेक्ट कर सकता है इस रोड पर, इस हाईवे पर, और जो टोल कलेक्शन होगा उसका मान लीजिए 40% हमें देंगे और 60% आप रख सकते हैं। तो सरकार के पास एक इनकम सोर्स आ गया, बट जो ऑपरेशनल रिस्क था वो प्राइवेट सेक्टर पर ट्रांसफर हो गया। इस तरह से सरकार अपने एसेट्स को मोनेटाइज भी करेगी और जो एसेट्स है उनको मेंटेन भी कर पाएगी। कौन से एसेट्स हैं जिनको मोनेटाइज किया जा रहा है? देखिए, सबसे ज्यादा जो एसेट्स मोनेटाइज हो रहे हैं वो किस सेक्टर के हैं? वो है रोड सेक्टर के। उनकी जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एसेट दैट आर बीइंग मोनेटाइज, वो है 1.6 लाख करोड़। उसके बाद रेलवेज के हैं 1.5 लाख करोड़, जिसमें 400 स्टेशन को सरकार लीज आउट करना चाहती है। 150 ट्रेन है जिनको PPP मॉडल में चलाना चाहती है। उसके बाद पावर सेक्टर के एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू 0.67 लाख करोड़ है। उसके बाद गैस पाइपलाइन है, पावर जनरेशन है, ऑयल पाइपलाइन है, टेलीकॉम सेक्टर है, माइनिंग सेक्टर है, एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स है और स्टेडियम्स हैं। तो ये मेजर सेक्टर्स हैं जहां पर सरकार अपने एसेट्स को मोनेटाइज करने जा रही है। जो भी उसने एसेट्स ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं उनसे कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जाए, तो सरकार इन जो मेजर सेक्टर्स हैं यहां पर करने वाली है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में इनको मोनेटाइज करेगी। प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल रहने वाला है? हम कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को सरकार जो है इनवाइट करेगी कि आप आइए और इन एसेट्स को मोनेटाइज करिए। तो वो कैसे मोनेटाइज करेंगे? सरकार क्या करेगी? उनको या तो लीज पर दे देगी या PPP मॉडल के थ्रू उनको ऑपरेट करेगी, और प्राइवेट सेक्टर जो है उनका पूरा ऑपरेशन करना, उनका मेंटेनेंस करना, ये इंश्योर करना कि वो प्रोजेक्ट जो है अपने फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज हो सके, ये प्राइवेट सेक्टर का रोल होगा। तो सारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ, ऑपरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटेनेंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी, साथ ही साथ के उनके ऑप्टिमम पोटेंशियल पर वो जो है काम कर सके, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? प्राइवेट सेक्टर की होगी। तो इसमें जो मेन रोल है वो प्राइवेट सेक्टर का ही है। तो सरकार ने तो एक पाइपलाइन दिखा दी। सरकार क्या कर दिया? सरकार ने लिस्ट आउट कर दिया। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। पाइपलाइन का मतलब क्या होता है? हम जनरली कहते हैं कि अब ये जो काम है ये अभी पाइपलाइन में है, मतलब ये चीजें होने वाली हैं या आने वाली हैं। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि लिस्ट डाउन कर दिया है कि कौन कौन से वो एसेट्स हैं जिनको हम मोनेटाइज करने जा रहे हैं अगले 4-5 सालों में। और उन 4-5 सालों में सरकार क्या करेगी? प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करेगी कि देखिए हमारे पास ये एसेट्स हैं, हम इनको लीज पर देना चाह रहे हैं या इसमें हम PPP मॉडल लगाना चाह रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आइए, हमें पैसा दीजिए और आप इनको ऑपरेट करिए, इनको मेंटेन करिए, और जो प्रॉफिट होगा हम दोनों शेयर कर लेंगे। तो इस तरह से सरकार जो है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करना चाहती है। एंगेज करने की मॉडलिटीज देखिए हर सेक्टर वाइज डिफरेंट हो सकती है। जैसे जो जनरली रोड के प्रोजेक्ट्स हैं तो वहां पर टोल ऑपरेट ट्रांसफर TOT मॉडल अपनाती है।
कहीं और जैसे आपके एयरपोर्ट्स हैं, वहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल हो सकता है। इसके भी डिफरेंट मॉडलिटीज हैं कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल होगा या टीओटी मॉडल होगा या कोई और मॉडल होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज हो सकती हैं कि कैसे प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करेंगी। वो डिफरेंट सेक्टर पे डिपेंड करेगा कि एयरपोर्ट में कौन सा मॉडल ज्यादा अच्छा रहेगा, रोड्स में कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा, पावर सेक्टर में कैसा मॉडल अच्छा रहेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का इसमें बहुत ही क्रिटिकल रोल हमें देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के? सबसे जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। किस चीज का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना? कि वो कौन से एसेट्स हैं जिनको हम मोनेटाइज करने जा रहे हैं, सो दैट जो भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसको पता रहेगा उसको कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर सरकार मोनेटाइज करना चाह रही है। तो प्राइवेट सेक्टर भी क्या करेगा, अपनी कमर कस लेगा कि अच्छा ये वाला प्रोजेक्ट जो है आने वाला है, ये एसेट्स आने वाले हैं जिसको सरकार मोनेटाइज करेगी, तो मैं इसमें पैसा लगा सकता हूं। ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर मैं पैसा लगाऊंगा तो मुझे भी प्रॉफिट होगा। तो एक क्लैरिटी आएगी गवर्नमेंट की थिंकिंग में भी कि कौन कौन से इनको एसेट्स मोनेटाइज करने हैं, और एक प्राइवेट सेक्टर को भी पता चलेगा कि आने वाले टाइम में कौन से एसेट्स हैं जो कि मोनेटाइज होने वाले हैं। तो उस तरह से अपनी प्रिपरेशन को रख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में कैसे हेल्प करेगा? थ्रू मोनेटाइजेशन। पैसा आएगा, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स की मोनेटाइजेशन थे, तो उस मोनेटाइजेशन से जो पैसा आ रहा है सरकार उसको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगी। तो ये हेल्प करेगा टू क्रिएट न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू मोनेटाइजेशन ऑफ ओल्ड एसेट। जो एसेट्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं उनको मोनेटाइज करके जो पैसा आएगा उससे नया इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करने में हेल्प मिलेगी। कोरिलेट विद एनआईपी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है? ये एक कहना चाहिए बंडल ऑफ प्रोजेक्ट्स है to be implemented in next 5 years। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये भी एक पाइपलाइन है। कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करने वाले हैं, हम कितने एयरपोर्ट्स बनाने वाले हैं, हम कितने हाईवेज बनाने वाले हैं, हम कितनी एयर स्ट्रिप्स और बनाने वाले हैं। तो ये एक क्या है, एक पाइपलाइन है कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हम नेक्स्ट 5 इयर्स में क्रिएट करेंगे। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए 111 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में जो भी प्रोजेक्ट्स लिस्टेड हैं उनके लिए 111 लाख करोड़ चाहिए। अभी 111 लाख करोड़ कहां से आएंगे? कुछ सरकार लाएगी, कुछ प्राइवेट सेक्टर लाएंगे। तो उसी कड़ी में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन भी हेल्प करेगा कि जो ऑलरेडी एसेट्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं उनको मोनेटाइज करके जो पैसा आएगा वो कहां लगा सकती है सरकार? वो इस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में लगा सकती है। और लगभग ये उम्मीद है कि लगभग 6% जो है एनआईपी में जो पैसा लगने वाला है वो यहां से आ सकता है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से आ सकता है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या सिग्निफिकेंस है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का? सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है, जो इंपॉर्टेंस है, दैट इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ये ना सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में मोबिलाइज कर रहा है रिसोर्सेस को थ्रू मोनेटाइजेशन, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के रिसोर्सेस को भी मोबिलाइज करेगा। क्योंकि सरकार किसको इनवाइट कर रही है? सरकार किसको इनवाइट कर रही है? प्राइवेट सेक्टर्स को। तो प्राइवेट सेक्टर ना सिर्फ कैपिटल लेके आएगा पैसा, बल्कि अपनी जो टेक्नोलॉजी है, जो एक्सपर्टीज है, उसको भी लेके आएगा। तो जो भी रिसोर्सेज हमें चाहिए टू मेंटेन, टू ऑपरेट, टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ पब्लिक एसेट्स, वो सारे रिसोर्सेज जो हैं वो मोबिलाइज हो पाएंगे। फिस्कल प्रूडेंस, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट को कहां से पैसा देना पड़ता है? अपने बजट से पैसा देना पड़ता है। अब जब बजट से पैसा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, तो उसका क्या बढ़ता है? सरकार का फिस्कल डेफिसिट जो है वो जनरली बढ़ जाता है, क्योंकि सरकार की इतनी इनकम नहीं है कि वो अपने जो सोशल सेक्टर में जो उसकी स्कीम्स हैं, हेल्थ में, एजुकेशन, उनको भी पूरा कर पाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है उनको भी पूरा कर पाए। अभी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जिसको बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, तो सरकार को जनरली लोन लेना पड़ता है। अब जब सरकार लोन लेती है तो उसकी फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है। तो अगर आप नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू जो भी पैसा सरकार का आएगा तो उसको उतना ही कम लोन लेना पड़ेगा, उतना ही उसका कम फिस्कल डेफिसिट होगा। तो ये फिस्कली भी प्रूडेंट डिसीजन है।
मोबिलाइजिंग प्राइवेट कैपिटल, जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट कर रही है, उनको क्या करेगी, उनको लीज आउट करेगी या फिर उनको रेंट पर देगी। तो क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर का भी कैपिटल यहां पर मोबिलाइज होगा, प्राइवेट सेक्टर भी अपना कैपिटल यहां इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्टमेंट एवेन्यू प्रोवाइड करेगा, जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी है या मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी भी है, तो उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि वो ऑलरेडी जो क्रिएटेड एसेट्स हैं उनसे कैसे इन्वेस्टमेंट करके उनसे कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है, एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बता रहा है, क्योंकि अगले 5 साल में कौन कौन से एसेट्स मोनेटाइज होने वाले हैं उनको सरकार लिस्ट डाउन कर देगी। तो एक ट्रांसपेरेंट तरीका होगा कि ये सारे एसेट्स हैं, तो जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो देख सकते हैं कि इंडिया में कौन कौन से एसेट्स जो हैं वो मोनेटाइज होने वाले हैं। रिसोर्स एफिशिएंसी, अभी तक हम बात कर रहे थे कि ये एसेट जो हैं वो अनयूटिलाइज्ड हैं या अंडर यूटिलाइज्ड हैं। अब जबकि वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल की इनकम जो को अर्न करेंगे, जो उनका मैक्सिमम पोटेंशियल है, दैट विल बी रियलाइज्ड। तो वी कैन से कि रिसोर्स एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हुई है। जो हमारे रिसोर्सेस थे जो अभी तक अनयूटिलाइज पड़े थे, अब क्या होगी, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उनका जो पोटेंशियल है उसको अचीव करने में हमें हेल्प मिलेगी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अब बहुत सारे एसेट्स ऐसे होते हैं जहां पर सेंटर और स्टेट को कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है, तो उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए कि स्टेट्स भी कोऑपरेट करें और इसमें हिस्सेदारी उनकी भी हो, तो सरकार ने 5000 करोड़ रुपीस ऑलरेडी एज इंसेंटिव रखा हुआ है कि जो भी स्टेट्स हमारा साथ देंगे, जो हमारी इसमें हेल्प करेंगे टू मोनेटाइज द एसेट्स, उनको हम इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। उस इंसेंटिव को देने के लिए सरकार ने 5000 करोड़ रुपए ऑलरेडी अलग रखे हुए हैं। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी बढ़ावा देगा। कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहला चैलेंज है कि आप प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंडेंट है टू मोनेटाइज द एसेट्स। अब आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे प्राइवेट सेक्टर को? अभी हमने देखा कि एयर इंडिया की जो डील थी ये भी बहुत सालों से अटकी हुई थी, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स थे वो फोर्थ कमिंग नहीं थे और अल्टीमेटली टाटा को ही मिला। इस तरह से बीपीसीएल को सरकार बेचना चाह रही थी, बट अभी तक उसको सेल आउट नहीं कर रही है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स जो है वो इसमें नहीं आ पा रहे हैं। सरकार पीपीपी मॉडल में प्राइवेट ट्रेन चलाना चाह रही थी, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया है प्राइवेट सेक्टर ने। तो किस तरह से अट्रैक्ट किया जाए प्राइवेट सेक्टर को, ये देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरह की डील्स लाती है, सरकार किस तरह से प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करती है, सो दैट ये स्कीम को वो अंजाम पर ला पाए। जो उसका एस्टिमेट है कि हम 6 लाख करोड़ रुपए कमाएंगे थ्रू एसेट मोनेटाइजेशन, उसको वो कैसे पूरा करेंगे। सेकेंड इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब हमारे बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स नहीं है। जैसे रोड सेक्टर है, तो रोड सेक्टर में क्या होता है कि मॉडल कंसेशनियर एग्रीमेंट बनता है। मॉडल कंसेशनियर एग्रीमेंट का क्या मतलब है कि उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। जब किसी हाईवे को, किसी रोड को जब बनाते हैं या उसको फिर टोल, ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल पर देते हैं, तो एक एग्रीमेंट बनता है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। जब एक गवर्नमेंट है और एक प्राइवेट प्लेयर है, तो इसमें हमेशा जो ऊपर का हाथ होगा या अपर हैंड होगा वो किसका होगा? वो गवर्नमेंट का होगा। तो हमें चाहिए कि डिफरेंट सेक्टर्स में इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स हों। इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स क्या करेंगे? वो ये देखेंगे कि जो भी एग्रीमेंट हुआ है ये दोनों के हक में है कि नहीं है, या दोनों ही इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और कोई भी प्लेयर अगर फॉलो नहीं करता है तो वो उसको उस पर पेनल्टी लगा सकते हैं या उसको कन्विंस कर सकते हैं कि आप ये काम करिए, आप टर्म्स एंड कंडीशंस के अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो अभी ऐसे इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स जो हैं हमारे पास हर सेक्टर में नहीं है। तो जो हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो अभी इतना अपडेटेड नहीं है, उतना अच्छा नहीं है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को वो हैंडल कर पाए। थर्ड इज एसेट स्पेसिफिक चैलेंजेस। देखिए पावर सेक्टर जैसे है, जो पावर सेक्टर के एसेट्स हैं हम उनको जो है मोनेटाइज करना चाह रहे हैं, बट पावर सेक्टर में जो टैरिफ्स हैं वो क्या है? वो रेगुलेटेड हैं
उनको गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना बढ़ाना है कितना घटाना है। तो ऐसे सेक्टर्स में जहां पे कि सरकार डिसीजन मेकर है, तो और मार्केट डिसीजन नहीं ले रहा है, डिमांड सप्लाई का गेम नहीं है, बल्कि सरकार डिसाइड कर रही है कि कितना टैरिफ होना चाहिए, तो ऐसे सेक्टर्स में जो है प्राइवेट सेक्टर का आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वो चाहते हैं कि यहां पर मार्केट डिटरमाइंड रेट्स हो, ना कि गवर्नमेंट डिटरमाइंड रेट्स हो। इसी तरह से कोंकण रेलवे है। अब कोंकण रेलवे में क्या है कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, वहां स्टेट गवर्नमेंट भी है, वहां लोकल गवर्नमेंट भी है। तो इन सारे डिफरेंट अगर डिपार्टमेंट्स है, इतनी सारी गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो वहां पर कैसे आप मोनेटाइज करेंगे, तो वो भी बड़ी एक दिक्कत की बात है। तो इस तरह से हर सेक्टर के, हर एसेट के जो है अपने कुछ चैलेंजेस सरकार को देखने पड़ेंगे, सरकार के सामने है, और उनसे वो कैसे डील करते हैं सो दैट कि ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एक सक्सेस बन सके, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। तो क्या सजेशंस है हमारे, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैसे इंप्रूव किया जाए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को, तो आप ये सजेशन दे सकते हैं। सबसे पहला सजेशन क्या होगा कि प्रिवेंटिंग दी मोनोपोली। अब ऐसा ना हो कि मान लीजिए जैसे टेलीकॉम सेक्टर है, अब टेलीकॉम सेक्टर में अब ले देकर के अब सिर्फ मान लीजिए आपके पास 3 ही कंपनी बची हैं कि रिलायंस की जियो है, एंड देन एयरटेल है, और आइडिया वोडाफोन है। आइडिया वोडाफोन की भी हालत अच्छी नहीं है, तो मान लीजिए कल के दिन को ये बंद हो जाती है, तो सिर्फ 2 ही कंपनी बचेंगी। तो कल के दिन को ऐसा ना हो कि आप BSNL, MTNL आप सब बेच दें और सिर्फ 1 या 2 ही कंपनी बचे, फिर वो अपनी जो है उस सेक्टर में मनमानी करेंगी, वो टैरिफ अपने हिसाब के रखेंगे। तो आपको ये देखना जरूरी है कि कहीं मोनोपोली तो क्रिएट नहीं हो जाएगी। वहां सरकार अगर अपना हाथ पीछे खींच लेती है, तो 1 या 2 कंपनी तो नहीं बच जाएंगी जो कि पूरे मार्केट को कंट्रोल करके रखेंगी। तो हमें क्या करना है, मोनोपोली को प्रिवेंट करना है। सेकेंड इज डील्स की जो स्ट्रक्चरिंग है वो इस तरह से होनी चाहिए सो दैट प्राइवेट सेक्टर इज अट्रैक्टेड। अब हमने देखा कि सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि प्राइवेट सेक्टर जो है इतना अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। जैसे BPCL की डील थी, एयर इंडिया की डील थी, तो उस प्राइवेट सेक्टर को कैसे अट्रैक्ट किया जाए कि वो आए, इन्वेस्टमेंट करे। तो जो अपनी हम डील्स दे रहे हैं उसको बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर करने की जरूरत है। थर्ड इज स्मूथ इंप्लीमेंटेशन। सरकार को एक डेमो देना पड़ेगा, एक एग्जांपल देना पड़ेगा कि देखिए बहुत आसानी से हम इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं, और इसमें एक विन विन सिचुएशन है गवर्नमेंट के लिए भी और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। तो मान लीजिए 6 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो सरकार शुरू के 10,000 करोड़ के अगर अपने एसेट्स को बहुत स्मूथली इंप्लीमेंट करवा पाती है, तो एक सक्सेसफुल टेम्पलेट मिल जाएगी, एक डेमो मिल जाएगा प्राइवेट सेक्टर को कि हाँ यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, गवर्नमेंट जो है इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है और हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो शुरू के 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ के अगर एसेट्स को सरकार अच्छे ढंग से मोनेटाइज कर सकती है, उनको स्मूथली इंप्लीमेंट करा सकती है, तो दैट विल गिव अ बूस्ट टू द फर्दर मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स। प्रॉपर रेगुलेशन। अब सरकार मान लीजिए रोड सेक्टर है, रोड सेक्टर में सरकार ने किसी को ऑपरेट करने के लिए दे दिया है प्राइवेट सेक्टर को, तो सरकार ऐसा नहीं है कि उसने दे दिया तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, नहीं, सरकार को प्रॉपरली उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। सरकार को देखना पड़ेगा कि जो भी तय हुआ था एग्रीमेंट में, क्या ये उसको कर रहा है, क्या ये ढंग से ऑपरेट कर रहा है, क्या ढंग से मेंटेन कर रहा है, जो सर्विसेज की ये गारंटी कर रहा था वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जो टोल कलेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उसमें कुछ धांधलेबाजी तो नहीं हो रही है। तो सरकार को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर रेगुलेशंस बनानी पड़ेंगी सो दैट प्राइवेट सेक्टर जो है उसका गलत फायदा ना उठाए और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में कुछ करप्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो। तो ये सारे सजेशंस हैं टू इंप्रूव द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए लेक्चर को देखिए और साथ में जो नोट दिए गए हैं उनको भी रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।